मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब ये हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिया, डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ लिया, ऑसिलेटरी सीक्वेंस पढ़ लिया, लेकिन अब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है क्या? चलिए देखते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस टू टाइप्स के हो सकते हैं, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। A sequence Sn is said to be a monotonic increasing sequence if Sn plus 1 is greater than equal to Sn for all n। यानी कि एक सीक्वेंस को हम कहेंगे कि हाँ भाई तुम हो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर उसका n प्लस वन टर्म जो है वो nth टर्म से बड़ा होगा फॉर ऑल n। ठीक है, यानी आप एग्जाम्पल फॉर ले सकते हो द सीक्वेंस 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते हुए, है ना। सो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा द सीक्वेंस n, ठीक है, द सीक्वेंस n इट इज ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और वैसे ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है? ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग इफ Sn प्लस वन इज स्मॉलर देन इक्वल टू Sn फॉर ऑल n। यानी इसका जो n प्लस वन टर्म है इट विल बी स्मॉलर देन Sn फॉर ऑल n। ओके, एंड इसका एक एग्जाम्पल बोले तो क्या होगा? इसका एक एग्जाम्पल होगा द सीक्वेंस 1/n, है ना। द सीक्वेंस 1/n, इसका पहला टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है, फिर 1/5 है। ऐसे ऐसे करते हुए हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। और इसका जो n प्लस वन टर्म है ये हमेशा ही छोटा होगा nth टर्म से फॉर ऑल n। देखिए ना, हाफ जो है दैट इज स्मॉलर देन वन। जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से छोटा है। जो थर्ड टर्म है 1/3 इट इज स्मॉलर देन 1/2 द सेकेंड टर्म, है ना। तो ये जो सीक्वेंस हमारा 1/n है, ठीक है, सीक्वेंस 1/n इट इज ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इट इज ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ और एक टर्म है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। व्हाट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? अगर हमारा जो सीक्वेंस है ये इसको फॉलो करता है, दैट इज Sn प्लस वन इज ग्रेटर देन Sn फॉर ऑल n। यहाँ इक्वल टू वाला साइन नहीं है, इधर मैं भी ये दोनों टर्म सेम हो सकते हैं लेकिन इधर कोई चांस नहीं है। A sequence Sn is said to be strictly increasing if Sn plus 1 is greater than Sn for all n। Here ये जो n plus 1 टर्म है ये हमेशा n टर्म से बड़ा ही होगा। ठीक है, जो मैंने एक एग्जांपल लिया था ना मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का, द सीक्वेंस n, ठीक है, दैट इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ये भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, यानी कि ये इक्वल वाला चांस बिल्कुल नहीं देता है। जो n प्लस वन टर्म है ये हमेशा बड़ा ही होगा nth टर्म से। ठीक है, आ गया समझ में। तो जो एग्जाम्पल था, क्या था एग्जाम्पल? ये वाला जो एग्जाम्पल था, इट इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड ऑल्सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का ये वाला है एग्जाम्पल, क्योंकि n प्लस वन इज हमेशा ग्रेटर देन n फॉर ऑल n। एंड हियर 1/n का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है 1/n सीक्वेंस, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। आ गया समझ में? व्हाट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस? इफ Sn plus 1 is strictly smaller than Sn for all n, then we will say that Sn is strictly decreasing। ये भी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है भाई। Okay, so this is the perfect example of strictly monotonic decreasing sequence and this is the perfect example of this। आप एक बात नोटिस करें कि हमारा जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है या तो छोटे से बड़ा होते 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 हुए जाएगा अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो, या फिर बड़ा से छोटा 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 होते जाएगा अगर वो डिक्रीजिंग होगा तो, है ना। देखिए इस केस में भी पहला टर्म क्या है 1 है, फिर हाफ है, फिर 1/3 है, फिर 1/4 है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 1 है और उसके बाद सारे टर्म्स गिरते 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 जा रहे हैं अप टू 0 के आसपास। और सिमिलरली यहाँ भी हमारा जो सीक्वेंस है इसका सबसे छोटा टर्म है 1 और इससे बड़े 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 सारे टर्म्स होते होते जा रहे हैं क्योंकि दिस इज द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस,
है ना। सो हमको ये पता चल गया कि ये जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है या तो आगे बढ़ता हुआ जाएगा या तो पीछे घटता हुआ जाएगा। ये ऐसे मोमेंट में नहीं चल सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस 1 - 1 to the power n, आप चेक कर लीजिए जो सीक्वेंस हमारा है -1 to the power n, ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। पहला टर्म उसका क्या होगा, पहला टर्म होगा -1, सेकेंड टर्म होगा 1, फिर -1, फिर 1, ऐसे ऐसे करते हुए जाएगा। यानी जब हमारा n एक ऑड नंबर होगा, Sn का वैल्यू इधर -1 होगा, और जब हमारा n एक इवन नंबर होगा तब Sn का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये जो है, ये जो सीक्वेंस है, इट इज ओसिलेटिंग बिटवीन -1 and 1। ये ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक का वैल्यू -1 हो रहा है, एक का वैल्यू फिर +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1। यानी कि ये एक ऐसे पूरा सीधे लाइन से या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग नहीं हो रहा है। देयरफॉर इट इज नॉट ए मोनोटोनिक सीक्वेंस। और इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो -1 हो रहे हैं और सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो +1 हो रहे हैं। यानी ये सीक्वेंस का 2 लिमिट पॉइंट्स है, दैट इज -1 and 1। अगर आपको नहीं पता कि व्हाट इज लिमिट पॉइंट तो आप मेरा लिमिट पॉइंट वाला वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगी। ओके, सो यहाँ आप देखिए इस वाले सीक्वेंस में इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू -1 हो रहा है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू 1 हो रहा है, ठीक है। तो हियर -1 और 1 2 लिमिट पॉइंट्स हैं इस सीक्वेंस के, और हेंस हम इसको कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली बिकॉज ये बाउंडेड भी है। मैं आपको बता दूं कि कोई एक सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि दैट सीक्वेंस इज ओसिलेटिंग फाइनाइटली इफ दैट सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड इट हैव एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट। कम से कम 2 लिमिट पॉइंट तो होना चाहिए, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस ओसिलेट फाइनाइटली, ठीक है। और अगर हमारा सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है और उसके पास एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, देन वी विल से दैट द सीक्वेंस ओसिलेट इनफाइनाइटली। एंड ऐसे सीक्वेंस जिसके एटलीस्ट 2 लिमिट पॉइंट्स हैं, यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है, उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि वो सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकता और ना ही डाइवर्जेंट हो सकता है। यानी कि ओसिलेटरी सीक्वेंस कैन नेदर बी कन्वर्जेंट नॉर बी डाइवर्जेंट, ठीक है। और अगर आपको जानना है कि कब हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, कब डाइवर्जेंट होता है, कब वो ओसिलेट करेगा, है ना, उसके ऊपर पूरा 21 मिनट्स का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप थोड़ा सा देख लेना, ओके। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक मोनोटोनिक सीक्वेंस ओसिलेट कर सकता है? चेक कर लेते हैं। पहले हम एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का केस ले रहे हैं। इधर लेट हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस Sn है और उसका फर्स्ट टर्म यहाँ है, उसका सेकेंड टर्म यहाँ है, उसका थर्ड टर्म यहाँ, फोर्थ टर्म यहाँ, फिफ्थ टर्म यहाँ, ऐसे ऐसे करते हुए ये जो है इससे बड़ा है, ये जो है इससे बड़ा है, ये जो है वो इससे बड़ा है, ऐसे ऐसे करते हुए हमारा सारा टर्म्स यहाँ हमने लिख लिया। When n tends to infinity, Sn का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा अगर हमारा ये जो सीक्वेंस है Sn ये अगर बाउंडेड एबव नहीं होगा तो। तब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू इंफिनिटी, है ना। जब n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। आ गया समझ में? इसका मतलब है कि when the sequence Sn which is monotonically increasing and not bounded above, then we will say that limit n tends to infinity Sn is equal to infinity, यानी कि the sequence diverges to infinity। लेकिन क्या होगा अगर ये जो सीक्वेंस है it is bounded above, let it be k, let यहाँ k है और हमारा जो सीक्वेंस Sn है, ठीक है, इसका जो हमारा सुप्रीमम है दैट इज के। सो यहाँ उसके सारे के सारे टर्म्स रह जाएंगे, है ना, इसके इनफाइनाइट टर्म्स इधर ही रह जाएंगे, S1 से लेकर k तक इसके सारे के सारे टर्म्स आ जाएंगे। आ गया समझ में? इसका मतलब है कि when n tends to infinity, the value of Sn will be approach to k।
हमारा जब n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, Sn का वैल्यू k के आसपास अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि यही है उसका अपर बाउंड। जैसे जैसे हम बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे n का वैल्यू, वैसे वैसे ही यहाँ आएगा S2, S3, S4 और इसके बीच में नहीं आएगा S4, यहाँ ही आएगा S4, क्योंकि हमको पता है दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो S1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू S2, S2 इज स्मॉलर देन इक्वल टू S3, ऐसे ऐसे करते हुए आगे ही जाएगा और आगे 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 जाते हुए बस K तक ही जा सकता है, क्योंकि यही है उसका सुप्रीमम। इससे आगे कोई एक नंबर इस सीक्वेंस का मेंबर नहीं हो सकता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, है ना। सो यहाँ हमको पता चल जाएगा कि अगर हमारा सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू k, यानी हमारा जो सीक्वेंस Sn है इट कन्वर्ट्स टू k। इसका मतलब है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड बिलो होगा, ठीक है, ऑलवेज बाउंडेड बिलो होगा, यही सबसे छोटा वैल्यू होगा। लेकिन अगर वो बाउंडेड अबव होगा तो वो कन्वर्ज करेगा सुप्रीमम को, लेकिन अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो वो डाइवर्ज करेगा इंफिनिटी को। सिमिलरली अगर हम एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लें, लेट दिस इज आवर S1, ठीक है, यहाँ S2 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि S2 इज स्मॉलर देन S1 ना। अगर यहाँ S3 है तो S3 इज स्मॉलर देन S2। ऐसे ऐसे करते हुए हमारा सीक्वेंस का मेंबर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर हमारा जो सीक्वेंस है Sn, इस केस में वेयर Sn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अगर हमारा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड बिलो नहीं है, यानी जब हम n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn का वैल्यू अगर हमेशा ही घटता हुआ जाएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, है ना। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस Sn है इट विल डाइवर्ज टू माइनस इंफिनिटी इफ एंड ओनली इफ द सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड बिलो। लेकिन अगर ये बाउंडेड बिलो होगा, लेट यहाँ इसका इन्फीमम है, लेट इट बी m, ठीक है, m इसका इन्फीमम है। किसका इन्फीमम है? ये जो सीक्वेंस Sn है which is मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है और m है इसका इन्फीमम, यानी कि इस सीक्वेंस के सारे के सारे मेंबर्स m से लेकर S1 के बीच में ही रह जाएंगे। When n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn का वैल्यू m की तरफ अप्रोच करेगा ना, है ना। और जब हम n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, Sn का वैल्यू हमेशा ही घटता हुआ जाएगा, है ना, घटता हुआ अप टू m तक ही पहुंच सकता है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू m, यानी कि अगर हमारा सीक्वेंस Sn बाउंडेड बिलो होगा तो दैट विल कन्वर्ज टू द इन्फीमम। आ गया समझ में। और हमेशा ही इस केस में हमारा अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमेशा वो बाउंडेड अबव ही होगा, ठीक है। आ गया समझ में। ओके, सो हियर वी गॉट व्हाट कि हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि यही से सब कुछ स्टार्ट हो रहा है उसका टर्म्स का वैल्यूज। और अगर वो बाउंडेड अबव हुआ तो दैट विल कन्वर्ज टू सुप्रीमम। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है देन इट डाइवर्ज टू प्लस इंफिनिटी। सिमिलरली अगर हमारे पास एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमेशा ही दैट विल बी बाउंडेड अबव, क्योंकि यही है उसका सबसे बड़ा वैल्यू। और आगे जो जितने भी टर्म्स हैं वो उसके आगे वाले टर्म्स, उसके प्रीवियस टर्म से छोटे छोटे होते जाएंगे, है ना। S1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू S2, S2 इज ग्रेटर इक्वल टू S3, ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। तो सबसे बड़ा वाला वैल्यू S1 है, यानी द सीक्वेंस Sn इज बाउंडेड अबव। लेकिन अगर वो बाउंडेड बिलो है देन इट विल कन्वर्ज टू द इन्फीमम। लेकिन अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है देन इट डाइवर्ज टू माइनस इंफिनिटी। और ये जो है ये एक थ्योरम है और इसको अभी हम पढ़ेंगे।
Finally, we got that a monotonic sequence cannot oscillate and they either converge or diverge. और वो थ्योरम जो मैं आपको बताने वाली थी, that is the necessary and sufficient condition for the convergence of a monotonic sequence is that it is bounded. यानी कोई एक monotonic sequence है, ये तभी ही convergent होगा अगर वो monotonic sequence bounded होगा तो। आ गया समझ में? और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करेंगे।